नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आलम सर इंग्लिश ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा टॉपिक चल रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। स्टूडेंट्स, आज अपना ये सेकंड क्लास है। जो स्टूडेंट ध्यान से सुनिए मेरी बात, इस टॉपिक के लिए नया है, पहली बार ही इस क्लास में आया है, तो कल इसके ऊपर एक क्लास अपलोड हुआ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लास 1। वो एक बार देखेंगे आप, तो फिर उसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे मैंने बताए हैं, तो वो आपके समझ में आ जाएंगे। कल मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस करवाया है और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी करवाया है। आज का जो अपना डिस्कशन का विषय है, इंपेरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट सेंटेंसेस को कैसे इनडायरेक्ट में बदलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये है, यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, क्योंकि अधिकतर को तो ये पता ही नहीं होता कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, किससे वो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। खैर, ये परिभाषा मुझे नहीं बतानी चाहिए इस कंपटीशन लेवल के ऊपर, लेकिन इंग्लिश का जो लेवल होता है स्टूडेंट्स का, तो काफी कुछ नहीं पता होता, इसलिए सारी चीजें डिस्क्राइब कर रहा हूँ। यहाँ पर बता दूं, इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो ऑर्डर वाले वाक्य होते हैं, जो आदेश देते हैं, या फिर एडवाइस वाले वाक्य होते हैं जो सलाह देते हैं, या फिर रिक्वेस्ट वाले वाक्य होते हैं जो कि प्रार्थना करते हैं, या फिर कमांड वाले भी हो सकते हैं जिसके अंदर कमांड करता है कोई, और या फिर सजेशन सुझाव भी दिए जाते हैं। तो ये सेंटेंस आपके इंपेरेटिव सेंटेंस की श्रेणी में आते हैं। क्या हो गया नवरतन, इधर स्क्रीन पे? अच्छा, हाँ ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस को ये डिफाइन किया गया है, मतलब कोई किसी को आदेश देगा। कैसे? भाई मैंने ये कह दिया कि भाई बॉस ने पियोन से कहा एक गिलास पानी लेके आओ, वो आदेश की बात हो गई। या जज ने उनसे कहा पहले गवाह को बुलाइए, ये आदेश हो गया। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें एडवाइस करता है कि आप ये टेबलेट लीजिए, ये दवाइयाँ खाइए, या ये फिर खाना चेंज कीजिए, जो कुछ भी है वो एडवाइस में आ गया। हम लोग डेली लाइफ में रिक्वेस्ट भी करते हैं। रिक्वेस्ट का मतलब प्रार्थना होता है, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज हेल्प मी। ऐसा कुछ भी वाक्य आते हैं वो आपके रिक्वेस्ट में आते हैं। अब अगर हम कमांड की बात करें, तो कैप्टन है मान लीजिए कोई सेना का, तो वो अपने सोल्जर्स को कमांड करता है, तो वो आपका कमांड हो गया। और सजेशन सुझाव दिए जाते हैं कि आओ ये कर लेते हैं, लेट्स गो, लेट्स मूव, लेट्स टेक टी, आओ चाय पीते हैं। कई बार मैं मेरे साथी को कहता हूँ आओ लेट्स टेक कॉफी, कॉफी पीते हैं, कुछ भी ऐसा बोलते रहते हैं। उन सभी को ही हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस की श्रेणी में रखते हैं। अब अगला प्रश्न ये आता है, ये तो चलो मैंने सेंस बताया आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक बताया है, क्योंकि आगे जाके हम इसी के ऊपर बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। सारा का सारा बाकी इसी के ऊपर डिपेंड होगा, तो आपको थोड़ी देर बाद में समझ में आ भी जाएगा। इंपेरेटिव स्टार्ट किन से होते हैं? मैंने बोला है स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा है V1, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है, जो आपकी मेन वर्ब होती है, कोई भी मेन वर्ब, टेक, राइट, स्पीक, डू, कुछ भी है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर कोई भी वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है तो इंपेरेटिव कहेंगे हम लोग उसको। या फिर कौन से स्टार्ट हो सकते हैं? डोंट। डेली लाइफ में बहुत सारे वाक्य ऐसे नजर आएंगे आपको जो डोंट से स्टार्ट होते हैं। स्पोकन इंग्लिश में हम बोलते रहते हैं ना, डोंट गो देयर, डोंट राइट दिस, डोंट स्पीक नाउ, है ना, ऐसे कुछ भी बोलते हैं। डोंट मना करने के लिए आता है स्टूडेंट्स। डोंट का यूज जनरली हम लोग किसी कार्य को मना करने के लिए करते हैं। आप गलत संगत में पड़ जाते हैं तो घर वाले बोलते हैं आपको डोंट मिक्स विद सच बॉयज, ऐसे लड़कों के साथ ना रहा करो। कोई लड़कियां हैं तो उनको बोलेंगे, लड़कों को भी बोला जाता है। ऐसे कोई भी वाक्य आएंगे वो आपका डोंट से स्टार्ट होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी स्टार्ट होता है। तीसरा मैंने कहा, तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों जो है ना, ये ऑर्डर भी हो सकते हैं और एडवाइस भी हो सकते हैं। मेरा कोई फ्रेंड है, मैंने उसका कहा डोंट रिपीट सच मिस्टेक्स यार, ऐसी गलतियां मत दोहराया कर, तो वो उससे मैंने क्या किया, एडवाइस किया है, ठीक है ना। और आप कोर्ट में जाते हैं, जज आपको कहता है डोंट डू सो अगेन, तो वो उसको ऑर्डर के साथ कहा गया है।
ठीक है ना? तो यहाँ पर वो डोंट वाले वाक्य आएंगे। तीसरा वाक्य आपका आएगा जिसको मैंने लिखा है प्लीज या काइंडली। तीसरे वाक्य इनसे स्टार्ट हो सकते हैं, प्लीज या काइंडली से। तो प्लीज और काइंडली क्या शो करेंगे, और ध्यान से सुनिएगा, ये क्या करेंगे, रिक्वेस्ट को शो करेंगे, प्रार्थना इसमें आ जाएगी। और चौथा वाक्य आता है, और जो आ जाता है लेट वाला, और लेट के बाद में अस आएगा, एक सिचुएशन ये आपका बन जाएगा, लेट अस, आओ ये काम कर लेते हैं। बोलते हैं ना, आओ चलें। हमने किसी को सुझाव दिया, माने ना माने अगले की मर्जी, तो उसको बोलते हैं लेट्स गो, है ना, लेट्स गो। ऐसे वाक्य जब आएंगे, उनका हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होगा, तो उनको हम लोग कैसे बनाएंगे, इस विषय में भी बात करेंगे। तो ये पहला मैंने बेसिक फंडामेंटल क्लास दिया है स्टार्टिंग पे कि इंपेरेटिव आखिर होता क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसके क्या रूल्स हैं। जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख रहे हो कि मतलब कॉन्सेप्ट भी पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट के बाद में आप लोगों को रूल्स भी बताएंगे, और फिर उसके अंदर एग्जाम्पल्स भी होंगे। और जब इतना काम कर लो, तो मेरी बैक की क्लासेस पढ़ी हैं, डायरेक्ट नाइट की करीबन 5 वीडियो पढ़े हैं, उसके ऊपर काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाले हुए हैं मेरे, बहुत मेहनत करके। तो आप एक बार उनको देख लें। मैं गारंटेड और दावे के साथ कहता हूँ, 1% दाएं बाएं नहीं हो सकता है राजस्थान का कोई भी एग्जाम दे के आना डायरेक्ट नाइट के साथ में। ठीक है ना? तो ये कमिटमेंट देखो मैं नहीं कर रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस करता है। जब टीचर आपके साथ में कोई कमिटमेंट कर रहा है ना, तो ही डजंट कमिट, नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन जितना समय उसने अपने सब्जेक्ट को दिया होता है, तो वो बोल जाता है वक्त के साथ में। ठीक है? तो ये यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्य होंगे, डोंट वाले वाक्य होंगे, प्लीज और काइंडली वाले वाक्य होंगे, और लेट वाले वाक्य होंगे। ठीक है? ज्यादा कुछ लिखने वाला था नहीं, तो आपने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी मैं स्टार्ट करूंगा इंपेरेटिव। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आने वाला है, ये वाला स्क्रीन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं ये कहूंगा इंपेरेटिव का पूरा तोड़ है इसके अंदर। ठीक है ना? अब देखो, इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे, तो मैंने कह दिया V1 से होंगे। यहां पे हम लोग थोड़ा सा इधर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सही हो अपनी जगह। यहां पे मैंने डोंट लिख दिया है स्टूडेंट्स, यहां पे प्लीज और काइंडली लिख दिया है, प्लीज या काइंडली लिख दिया है, और यहां पे थोड़ा सा एक स्क्रीन छोटी कर लेते हैं, इसको इस तरह ले लेते हैं, और यहां पे मैंने लेट लिख दिया है। और लेट के बाद में मैंने एक बार कहा है अस जब आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे चेंजेस की स्थिति बनेगी। आरबी में क्या चेंज करेंगे, कंजक्शन हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर वाक सैड या सैड टू आया है, तो आपको सैड या सैड टू को बदलना है। अगर वाक्य किससे शुरू होके आए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होके आए, तो सैड या सैड टू को बदलना पड़ेगा। किसके अंदर, ऑर्डर्ड में। क्या सर जरूरी है, क्या नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। वाक्य का सेंस देखना पड़ेगा, एडवाइस का भी हो सकता है। मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना कि ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो यही बात थी कि कुछ वाक्यों में ऑर्डर्ड आएगा, कुछ वाक्यों में एडवाइज आएगा, और कुछ वाक्यों में मेरे प्यारे बच्चों कमांडेड भी आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये डिपेंड करेगा, ये निर्भर करेगा कि आपका वाक्य कैसा है, ऑर्डर वाला है, एडवाइस वाला है, रिक्वेस्ट वाला है, कैसा वाक्य है आपका। ठीक है? डोंट वाले वाक्यों में बताऊंगा मैं आपको, डोंट वाले वाक्यों में भी पहले ही V1 का काम पूरा कर लेते हैं। V1 का एक और काम रहेगा, कंजक्शन क्या लगाओगे। कंजक्शन आप लोगों को पता है, आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो, तो आपका कल शिकायत था, ये आपका आरवी होता है, कोमा के इस तरफ वाला भाग, और ये इन्वर्टेड कोमा होती है, इसके बंद वाला भाग आपका आरएस होता है। इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ता है, और जोड़ने के लिए हमें कुछ कंजक्शन वर्ड इस्तेमाल करने होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए कंजक्शन क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। ठीक है ना? इसके लिए कंजक्शन क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। एक वाक्य यहां पे कर लेते हैं, एक पैटर्न भी पूरा हो जाएगा आपका। ठीक है ना? जैसे वाक्य मैं अगली स्क्रीन पे खूब कराने वाला हूं आप लोगों को, लेकिन एक करके बता रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। द डॉक्टर सेड टू मी, सेड टू मी, टेक दीज टेबलेट्स, टेक दीज टेबलेट्स ट्वाइस ए डे। ये दवाई आपको दिन में 2 बार लेनी है।
डॉक्टर ने मुझे ऐसा कहा। देखो, पहली बात जब आती है तो यहाँ पे डॉक्टर कह रहा है मुझसे, और यहाँ पे ये वाला जो देख रहे हो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और स्टूडेंट, मैंने कहा था ये आपका आरएस वाला पार्ट होता है, इन्वर्टेड कॉमा में जो बंद भाग होता है, ठीक है ना। इस आरएस वाले पार्ट में हमें क्या करना होता है कि जो वाक्य को देखना है, V1 से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस है। कोई बात नहीं, इंटेरोगेटिव है वो अपनी अलग नियम से बनेंगे, असर्टिव है वो अलग नियम से बनेंगे। अभी आप इंपेरेटिव सीख रहे हो तो इसको आप क्लियर कर सकते हो। अब देखो, डॉक्टर ने क्या बोला था, क्या करेगा, एडवाइस करेगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, द डॉक्टर, यहां पे लिख दिया हमने क्या, एडवाइज्ड मी। समझ में आती है बात। अब यहाँ पे कंजक्शन की बात करेंगे, इनको और इनको जोड़ेंगे तो हमें कंजक्शन लगाने पड़ेंगे, और ऐसे वाक्यों में कंजक्शन आपका टू आ जाता है, ठीक है ना। टेक, और ये कुछ एडवर्ब्स कल की क्लास में लिखाए हुए हैं कि दिस का दैट बनता है, दीज का दोज बनता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे बनता है। तो ये पूरा मैंने आपको लिखवाया हुआ है। तो दीज का यहाँ पे आ जाएगा क्या, दोज, टेबलेट्स। ये थोड़े से नियम है, एडवर्ब संबंधित, टेंस संबंधित, प्रोनाउन संबंधित, वो आपको देखने पड़ेंगे। ट्वाइस ए डे, ये आपका वाक्य बन गया, ठीक है ना। ऐसा वाक्य आता है, ऐसा करना होता है, और जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर ऐसे वाक्य पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से और बातें करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल सभी के करवाऊंगा मैं, टेंशन ना लेना। डोंट वाला आ गया तो एक तरीका तो ये है कि इसको डोंट को फॉरवर्ड में कर दो चेंज। सैड या सैड टू अगर है ना, सैड या सैड टू फॉरवर्ड में बदल दो, तो फिर क्या होगा। फॉरबिड का मतलब क्या होता है, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, और डोंट से भी तो आप मना कर रहे हैं और फॉरबिड से भी मना कर रहे हैं। तो डोंट आपका हट जाएगा वाक्य से। एक वाक्य में दो एक जैसे सेंस देने वाले शब्द यहां पे नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है अपने को। डोंट वाले वाक्य को हमने फॉरबिड में कर दिया तो कंजक्शन स्टूडेंट्स टू ही लग जाएगा। क्यों, डोंट हटाएंगे, नोट तो फॉरबिड भी पहले से ही है, तो आपको नोट लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। एक तरीका तो इसका ये है। एक तरीका और भी है क्या, बिल्कुल है। उस समय आप वाक्य के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड में भी चेंज कर सकते हो, एडवाइज्ड में भी कर सकते हो, ठीक है ना। और कई दफा टोल्ड में भी आता है, लेकिन उस समय दूसरे तरीके में कंजक्शन आपका नॉट टू आएगा, ये ध्यान रखना। दो पैटर्न है, ऑप्शन को देखना होता है, ऑप्शन में जो सुटेबल होता है वही हमें भरना होता है। दोबारा रिपीट करा रहा हूं, एग्जाम्पल में आगे कराऊंगा। मैंने कहा है अगर वाक्य आपका किससे स्टार्ट होके आ गया, डोंट से स्टार्ट होके आया, तो हमें सैड या सैड टू को फॉरबिड में चेंज कर देना है, कंजक्शन हमें उस समय टू लगा देना है। एक पैटर्न तो ये हो गया, जैसे हमने यहाँ पे एडवाइस किया था वहां पे फॉरबिड कर देंगे, डोंट को हटा देंगे, कंजक्शन टू लगा देंगे। एक तरीका और भी है, वो और तरीका क्या है, आपने जैसे ऑर्डर्ड, एडवाइस, कमांडेड यहां पे लिखा है, ठीक उसके अंदर भी ऑर्डर्ड, एडवाइस, टोल्ड यहां पे लिख सकते हो, लेकिन उस समय कंजक्शन टू नहीं रहेगा। तो फिर कंजक्शन क्या रहेगा, नॉट टू रहेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, ठीक है ना। आपको एग्जाम के अंदर क्या गलती दी जाती है, कई बार जो बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर इंग्लिश के अंदर सेंटेंस एरर दी जाती है, और कई बच्चे बोलते हैं सर हमें एरर के सवालों में कंफ्यूजन होता है। तो मैं बता दूं आपको कि वो क्या करते हैं, वो क्या करेंगे आपके साथ में, कि यहाँ पे फॉरवर्ड दे दिए वाक्य के अंदर और आगे नोट टू भी लगा देंगे, और आपसे पूछेंगे कि गलती कहाँ पे है। कोई भी स्टूडेंट एसएससी की तैयारी कर रहा है वो बिल्कुल क्लियर कर लो दिमाग में कि एरर के 101% अच्छे क्वेश्चन का लेवल पूछा जाता है। एरर के क्वेश्चंस का आने ही चाहिए एरर निकालने, और एरर तभी आती है जब आपको ग्रामर का नॉलेज होता है, क्योंकि एरर का ये फिक्स नहीं होगा कि कौन से पॉइंट से वो एरर देगा। कहीं से भी एरर आएगी, टेंस की एरर आएगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एरर आएगी, एक्टिव पैसिव में एरर आएगी, या फिर प्रीपोजिशन की एरर दे देगा, कंजक्शन की एरर दे देगा, वर्ब एग्रीमेंट की एरर दे देगा। तो आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें, इस प्रकार से ग्रामेटिकली जो पॉइंट्स हैं आप उनको पढ़ते रहें। मैं देख रहा हूं पिछले दिनों में कम से कम काफी सारे स्टूडेंट नए आ रहे हैं, लगातार 15-20
रोज स्टूडेंट नए आ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो उन सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग पहले टेंस की क्लास बहुत अच्छी तरीके से देख लें। मैंने टेंस को केवल 3-4 घंटे में क्लियर करवा दिया है। 4 क्लास डाली है, चारों की चारों क्लास देखें। उसके बाद जब समय मिलता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालें। फिर दूसरा टॉपिक आ रहा है मेरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसके ऊपर भी आप लोग फोकस करें। पहली क्लास जरूर देख लेना ताकि आपको प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन क्या होते हैं उसका भी बहुत अच्छा ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, टेंस के चेंजेस कैसे करने होते हैं, प्रोनाउन के चेंजेस कैसे करने होते हैं, क्योंकि देखो आप एक क्लास सीधा सेकंड पे स्टडी चढ़ेंगे तो गिरने का चांस रहता है। ठीक है, तो आप लोग सभी जो विद्यार्थी मेरे सामने मतलब जैसे यूट्यूब पे पहली बार आ रहे होते हैं उनके लिए मेरा ये सजेशन है। ठीक है, क्योंकि वो कई बार क्या होता है कि यार टीचर का समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा क्या होता है कई बार पहली क्लास छुट्टी होती है तो दूसरी क्लास में थोड़ा सा दिक्कत आता है। कोई मैथ की भी तैयारी करता है, कोई हिंदी की भी तैयारी करता है, कोई भी टॉपिक में चला जाओ। खैर ये तो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। फिर भी मेरी कोशिश आपको रहती है कि आपको कोई कंफ्यूजन ना छोड़े, 1000% आपको बढ़िया तरीके से करवा के भेजे यहाँ से। ठीक है, फॉरवर्ड में गलती क्या होगी, नोट टू की होगी, ध्यान रखना। ऑर्डर्ड एडवाइस टोल्ड में गलती टू अकेला ही लगा देगा, ध्यान रखना। डोंट से स्टार्ट हुआ है तो नोट टू लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, डोंट से स्टार्ट हुआ है, फॉरवर्ड कर दिया सेड या सेड टू को, तो फिर टू लगाना है। मैंने यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, यहाँ पर भी 1 नंबर लिखा है। इसका मतलब आरवी यहाँ पे फॉरवर्ड करूंगा तो कंजक्शन टू लगाऊंगा, और इनमें से कर रहा हूं तो कंजक्शन नॉट टू लगाऊंगा। इतना सा कॉन्सेप्ट है, दोनों आपको इसलिए समझाए हैं मैंने। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं रहे, क्योंकि किताबें पढ़ोगे कहीं पे फॉरवर्ड आ जाएगा, ठीक है ना, तो फिर समझ में नहीं आता कि इसमें क्या गलती हो सकती है। स्टूडेंट प्लीज काइंडली की बात करता हूं। प्लीज काइंडली का सीधा सा मतलब है आपने किसी से क्या किया है, रिक्वेस्ट किया है। जब आपने किसी से रिक्वेस्ट कर ही लिया तो आपको प्लीज और काइंडली शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। ठीक है ना, प्लीज काइंडली हट जाएंगे वहां से। इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाओगे ना तो प्लीज और काइंडली हट जाएंगे और कंजक्शन आपका लग जाएगा क्या, टू। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, आज मैं सिखा रहा हूं इंपेरेटिव। अब आपके समझ में आ गया होगा कि मैं यहां पर ये शब्द क्यों लिख रहा हूं, क्यों लिख के आया हूं। क्योंकि ये मेरे को ये पता था अच्छे से कि वाक्य ऑर्डर वाला होने वाला है, वाक्य एडवाइस का होने वाला है, वाक्य रिक्वेस्ट का होने वाला है, वाक्य कमांड का होने वाला है, और वाक्य सजेशन का होने वाला है। ठीक है ना, यहाँ पे इस क्लास में अब आपके समझ में भी आ गए कि सेड टू ऑर्डर्ड में बदल रहा है, एडवाइस में बदल रहा है, कमांडेड में बदल रहा है, सेड टू रिक्वेस्टेड में बदल रहा है। तो ये आप लोग ध्यान से देखें, मैंने एक ही टेबल के माध्यम से पूरा इंपेरेटिव क्लियर करवाने की कोशिश किया है। ठीक है ना, एक इंपेरेटिव इतने के माध्यम से आप पूरा टॉपिक क्लियर कर सकते हो इंपेरेटिव सेंटेंस का। लेटेस्ट वाला आएगा तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे आ जाएगा सजेस्टेड। यहां पर क्या आ जाएगा, सजेस्टेड। ठीक है ना, सजेस्टेड या प्रपोज्ड। अरे सजेस्ट का मतलब भी क्या होता है, सुझाव देना, और प्रपोज का मतलब वो वाला नहीं है जो लोग आप लोग सोच रहे हो। किसी के सामने कोई कार्य करने का प्रस्ताव रखा जाता है। गवर्नमेंट कमेटियां होती है ना, प्रपोजल रखती हैं कि ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो वो प्रपोज भी आपका वो वाला होता है। ठीक है ना, वापस क्लास में आ जाइए। ठीक है ना, कंजक्शन की बात करें, यहाँ पे लेट अस के स्थान पर, अरे स्टूडेंट्स लेट अस के स्थान पर क्या लगाना है, वी शुड लगाना है या दे शुड लगाना है। यहां पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो, जब मैं वाक्य कराऊंगा तो ही समझ में आएगा। एक बार टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, जब आपको सेंटेंस करवाया जाएगा तो ही आपको समझ में आएगा। और यहां पे कंजक्शन आपका दैट आ जाएगा, लेटस के स्थान पर वी शुड या दे शुड, और कंजक्शन आपका दैट इसके अंदर आ जाएगा। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, एक टेबल के माध्यम से पूरा का पूरा इंपेरेटिव हमने क्लियर करने की कोशिश किया है। ठीक है ना, किताबें पढ़ोगे जल्दी से समझ नहीं आता इंपेरेटिव क्या है, कैसे वाक्य होते हैं, कौन किस में बदलता है, दुनिया भर के नियम आपके सामने लिखे रहते हैं। तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाइए। पहली बात, आप हमारे पास आए हैं, आप स्काई लाइन में आए हैं, आप आलम सर के पास इंग्लिश सीखने के लिए आए हैं, आपको निराशा नहीं मिलेगी। हजारों विद्यार्थी आज हमारे जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उनको भी इंग्लिश का डर था, भय था, लेकिन आज वो सरकारी सेवा में है। मैं बड़े कॉन्फिडेंट से कहता हूं, और बड़े ये कहते हैं मुझे फक्र होता है, आई प्राउड माई सेल्फ और प्राउड माई स्टूडेंट्स कि उन्होंने ऐसा कर दिखाया, और आज जहां कहीं भी हैं, बेस्ट विशेज फॉर देम।
ठीक है, यहां पे ये इंपेरेटिव सेंटेंस बात कर रहे हैं, V1 वाले किए, डोंट वाले किए, प्लीज काइंडली वाले किए और लेट अस वाले किए। अब इसके एग्जांपल्स, जो स्टूडेंट्स अभी भी स्क्रीन पे आए हैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में दोबारा कभी रिवीजन में आएगी तो क्लास आपको समझाई जाएगी। ठीक है ना? ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अभी भी बता दूं, इंपेरेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं, आपको बता दूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस की बात हो रही है और यहां पे अब हम वाक्य को देखेंगे, वाक्य को प्रकार को पहचानेंगे और फिर रूल्स इंप्लीमेंट करते चलेंगे। यहां पे पहला सेंटेंस आ गया, क्या आ गया? द जज सेड टू देम, जज ने उनसे कहा, जज सेड टू देम कॉल द फर्स्ट विटनेस। अरे स्टूडेंट, विटनेस होता है गवाह, पहले गवाह को बुलाओ। जज ने ऐसा कहा, जज ने ऐसा कहा। याद रखना, जज सेड टू देम कॉल द फर्स्ट विटनेस, यहां पे बात की जाती है। तो याद रखना, यहां पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला वाक्य है। ये तो पता लग गया, कॉल का मतलब बुलाना होता है। और आपको अभी सिखा के आया हूं कि V1 वाला वाक्य होएगा तो यहाँ पे सेड टू ऑर्डर्ड में बदलेगा, एडवाइस में बदलेगा, कमांडेड में बदलेगा। यहां पर तो एडवाइस की बात नहीं है, ऑर्डर्ड की बात है, कंजक्शन टू लगेगा। तो हम यहां पे जाके इस वाक्य को बना लेते हैं। तो जज वाक्य बन जाएगा, द जज ऑर्डर्ड देम, कंजक्शन टू लग जाएगा और यहां पे आ जाएगा कॉल द फर्स्ट विटनेस। ये आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। मेरे हिसाब से इसमें क्या कंफ्यूजन होगा आपको? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम सीधी सीधी है। इंग्लिश जैसा कोई इजी सब्जेक्ट धरती पे नहीं है, आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करें। ठीक है ना? दूसरा वाक्य, एक वाक्य और लिया, द कैप्टन सेड टू सोल्जर्स। अब कैप्टन ने सिपाहियों से कहा, भाई क्या बोला? मार्च फर्स्ट, वो तो अपनी लैंग्वेज बोलेंगे, आगे बढ़ो, तेजी से आगे बढ़ो, इस प्रकार की बातें बोली जाती हैं। फायर कर दो, है ना, रुक जाओ, है ना, ऐसी बातें बोलते हैं। तो उस समय कैप्टन कमांड करता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाएगा क्या? द कैप्टन, यहाँ पे लिख दोगे क्या? कमांडेड, और यहाँ पे आ जाएगा क्या? सोल्जर्स, और टू मार्च फास्ट, तेजी से आगे बढ़िए, ऐसा उन्होंने बोला। देखो, बार बार आपको रिविजन्स करने होते हैं। कई बच्चे क्या होते हैं, इंग्लिश को छोड़ चुके होते हैं काफी लंबे समय से और बाद में वो कम बैक करते हैं, तो उनको थोड़ा सा समय लगता है अपने आप को रूटीन में आने के लिए। तो 1 2 4 5 क्लास लेकर आप ये डिटरमाइन कभी ना करें कि मेरे को नहीं होगा या मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके जीवन में, जो आप देखेंगे फेलियर्स उनको मिलती है पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, लेकिन वो अटेम्प्ट नहीं छोड़ते हैं, लगातार करते चलते हैं, करते चलते हैं, और हर बार कुछ ना कुछ उनमें सुधार होता है। और एक दिन वो आता है जब वो शिखर पे होते हैं, जिस शिखर पे वो अपने आप को देखना चाहते हैं। मेरी एक रील थोड़ी दिन पहले बनी हुई है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इंस्टा बाबूलाल आलम पे आप जाके देख लेना या स्काईलाइन पे देख लेना, वहां से आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा। यहाँ पे दूसरा वाक्य लिखा, मदर सेड टू हर डॉटर, मां ने अपनी पुत्री से कहा, डोंट मिक्स विद बैड गर्ल्स, खराब लड़कियों के साथ ना रहा करो। ऐसा मदर ने एडवाइस भी कर सकते हैं। अब आपको 2 तरीके बताऊंगे इस वाक्य के अंदर। देखो, आप लोगों को बता दिया, डोंट वाला जो वाक्य है फॉरवर्ड से भी करेंगे और दूसरे वाले तरीके से भी करेंगे। आप खुद बनाइएगा वाक्य को। तो क्या आएगा? मदर, अब मैं पहले फॉरवर्ड से कर रहा हूं, तो सेड टू को यहां पे क्या कर रहा हूं मैं? फॉरवर्ड कर दिया मैंने यहां पे, फॉरवर्ड हर डॉटर, और यहां पे कंजक्शन डोंट को तो हटा दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे सर डोंट आया ऊपर तो मना कर रहा है। अरे भाई, मना करने के लिए मैंने यहां पे कौन सा शब्द लगा दिया? फॉरबिड लगा दिया। फॉरबिड लगा दिया तो मेरे को वहां पे नोट नहीं लिखना है। याद रखना, मेरे को नोट वहां पे नहीं लिखना है। हम केवल और केवल यहाँ पे टू लिखेंगे। और आपके एग्जाम्स में बताऊंगा, एक एरर के सवाल आते हैं, थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, मिक्स विद बैड गर्ल्स।
ये आपका सेंटेंस बन जाएगा और आपके एग्जाम्स के अंदर वो यहाँ पे नोट टू लिख देगा और फिर बोलेगा सेंटेंस के कौन से भाग में गलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट आएगा ए बी सी जो भी आ रहा है उस भाग में सेंटेंस एरर होती हैं, क्योंकि आजकल ऐसा ट्रेंड बना हुआ है, एरर के क्वेश्चंस खूब आ रहे हैं इंग्लिश के अंदर। तो आप लोग एरर के क्वेश्चंस को इस प्रकार की गलतियों से बचना है। एक तरीका इसका ये भी है, अब माँ ने अपनी पुत्री से कहा तो क्या बोली, मदर एडवाइस करेगी भाई। अगर मैं एडवाइस वाले तरीके से करता हूं इसको, एडवाइस हर डॉटर, अब यहां पे सर कंजक्शन टू ही आएगा क्या? अब की बार एडवाइस ही है, एडवाइस में बेचारे में नोट है ही नहीं, नहीं है तो हमें इस डोंट को हटाने के लिए नोट तो लगाना पड़ेगा। तो इस समय हमारा कंजक्शन क्या हो जाएगा? नोट टू हो जाएगा। समझ में आई? मिक्स विद बैड गर्ल्स, ये आपका सेंटेंस बन गया है। बिल्कुल ध्यान से देखो आप लोग, दोनों वाक्य मैंने डोंट वाले करवा दिए हैं, V1 वाले भी करवा दिए हैं। प्लीज काइंडली वाला तो वैसे ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जरा रिक्वेस्टेड में बदलना है और टू लगाना है, ठीक है ना। मदर एडवाइस है डॉटर, अगर मैं एडवाइस करके आ रहा हूं, ये डोंट वाला वाक्य आ गया, मान लीजिए डोंट वाला वाक्य आ गया और एडवाइस वाले में बदलना है, तो कंजक्शन आपका नॉट टू आएगा। वहां पे ओडेड आएगा तो सर वहां पर भी नॉट टू आएगा, यहां पे फॉरबिड अगर आएगा तो कंजक्शन टू आएगा। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट सारे स्टूडेंट और फिर आगे बढ़ते हैं। बने हुए हम लोग क्लास के अंदर कंटिन्यू। आज का अपना सेशन चल रहा है, रिपीट करके आते हैं। आज हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस सीख रहे हैं। इंपेरेटिव में बता ही दिया, ऑर्डर वाले आते हैं, एडवाइस वाले आते हैं, V1 वाले कर लिए हैं, डोंट वाले कर लिए हैं, दो प्रकार और अपने बचे हुए हैं। उसके बाद में ये हमने किया, सेड टू इसमें बदल जाएगा, इसका इसमें बदल जाएगा, इसका इसमें बदल जाएगा, ये कंजक्शन लग जाएंगे। तो रिक्वेस्ट वाला वाक्य मेरे हिसाब से आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। एक वाक्य आपको बता देते हैं, चौथी स्क्रीन पे आ जाते हैं। प्लीज वाला वाक्य आ गया, ठीक है ना। सी सेड टू मी, प्लीज हेल्प मी इन दिस नीड ऑफ आवर। नीड ऑफ आवर का मतलब होता है जरूरत का समय है, एक फ्रेज है इंग्लिश के अंदर, नीड ऑफ आवर, जरूरत का समय होता है, ठीक है ना। तो यहां पे ये सेंटेंस की बात करते हैं तो ये प्लीज से स्टार्ट हुआ है, और जो सेंटेंस आपका प्लीज से स्टार्ट होता है तो वो वहां पे रिक्वेस्ट में करना होता है अपने को। यहां पर देखो सी रिक्वेस्टेड मी आ जाएगा, यहां पे प्लीज हो या काइंडली हो ये हटा जाएगा, क्योंकि एक ही वाक्य में दो अर्थ वाले सेंटेंस नहीं होते हैं, और जब हो जाते हैं तो एक शब्द बोलूंगा सुपरफ्लस। तो इसलिए क्या बोला मैंने, सुपरफ्लस हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अर्थ देने वाले दो सेंटेंस या दो वर्ड एक ही वाक्य में, दो वर्ड एक ही वाक्य में नहीं आएंगे, इस कारण से यहां से प्लीज हट जाएगा। और क्योंकि हमने वो जो प्लीज से सेंस, अपने को सेंस अर्थ लेना चाहते हैं, वो हमने किससे ले लिया, रिक्वेस्टेड से ले लिया है, इस कारण से यहाँ पे अपना आंसर यहाँ पे आ जाएगा और कंजक्शन हम लोग लगा देंगे टू, हेल्प। अब देखो ये वाला मी आपको समझ में आना चाहिए। आपको बता दूं कि आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, ये कल की क्लास में मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ये समझाया है, ठीक है ना। मी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है और ऑब्जेक्टिव केस है, मी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है और ऑब्जेक्टिव केस है, और फर्स्ट पर्सन बदलता है किससे, सब्जेक्ट से बदलता है। ये पिछली क्लास में पूरा का पूरा क्लास इसी के ऊपर है। तो यहाँ पे सी का ऑब्जेक्ट हमें लिखना पड़ेगा और यहाँ पे आ जाएगा हर, हेल्प हर इन दिस बदल जाएगा दैट, और वापस लिख दोगे क्या,
नीड ऑफ ए आवर। और ये एक फ्रेज भी सिखा दिया मैंने आपको, नीड ऑफ आवर का मतलब होता है जरूरत का समय। स्टूडेंट्स एक बार ग्रामर पोर्शन डालने के बाद में आने वाले समय में अपना वोकब सेक्शन भी रहेगा बहुत ही शानदार तरीके से। कैसे इंग्लिश के अंदर इडियम्स यानी मुहावरे याद करते हैं, कैसे फ्रेजल वर्ब्स याद करते हैं, कैसे सिनोनिम्स यानी जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उनको याद करते हैं, कैसे एंटानिम्स जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं उनको हम लोग याद करते हैं, और कैसे हम लोग वन वर्ड याद करते हैं। इनके ऊपर भी हमारा स्पेशल सेशन रहेगा आने वाले समय के अंदर। आप लोग देख रहे हो हमारी क्लासेस आपको कंटिन्यू मिल रही हैं। बाकी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यू आर गिविंग द वेरी गुड सपोर्ट फ्रॉम ऑल साइड। बट इवन दैट मैं चाहता हूं कि और भी बच्चों को आप लोग बताया करो इस क्लासेस के बारे में, ताकि और अधिक बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके जो बच्चे इंग्लिश का एग्जाम देना चाहते हैं। आ जाइए अब लेट अस वाले वाक्य करते हैं। लेट अस वाले वाक्यों की बात करेंगे तो यहाँ पे रूल तो हम लोग सीख के आए हैं, पहली क्लास में ही सिखाया था। लेट अस का जब वाक्य आएगा तो यहाँ पे सेड या सेड टू को हम बदल देंगे सजेस्टेड या प्रपोज्ड में, ठीक है ना। यहाँ पे सजेस्टेड टू या प्रपोज टू भी लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना। इसमें हम लोग बदल देंगे, कंजक्शन आपका दैट लग जाएगा। और हमने ये कहा था लेटस के स्थान पर वी शुड आ जाएगा या दे शुड आ जाएगा, ठीक है ना। लेटस के स्थान पर वी शुड आ जाएगा या दे शुड आ जाएगा। तो यहां पर ये लेटस वाला वाक्य है। अब देखो, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी लेट अस गो टू ए हिल स्टेशन। आओ किसी पहाड़ वाले स्टेशन पे चलते हैं, पहाड़ वाली जगह चलते हैं, ठीक है ना। ऐसा उसने मुझे कहा, ये यहाँ पे लेटस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसने ऐसा सजेस्ट किया होगा मुझसे, तो सी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, सजेस्टेड टू मी, ठीक है ना। कंजक्शन यहाँ पे दैट लग जाएगा। आपका प्रश्न ये था कि वी शुड कब आएगा और दे शुड कब आएगा। याद रखना, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन अगर होता है, अरे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन होता है तो हमारे को वी शुड करना है, और यहां भी थर्ड पर्सन है और यहां भी थर्ड पर्सन है तो हमारे को दे शुड करना होता है, ठीक है ना। तो यहां पे हमारा आंसर आ जाएगा क्या, वी शुड गो टू ए हिल स्टेशन। क्या सर यहाँ पे प्रपोज टू कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसने मना किया, ठीक है ना। ऐसा प्रस्ताव भी रख सकती है वो, ठीक है ना, कि ऐसा हम लोग कर लेते हैं। ऐसा वाक्य मैंने लिख दिया। दूसरा वाक्य लिया, सी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा। अपना तो भाई को रोल नहीं है इसके अंदर, क्या रोल रहेगा, उसने अपने पत्नी से कहा है। अब वो क्या भी तो बोल सकती है ना, क्या करने के लिए बोली, लेट अस टेक ए कप ऑफ कॉफी, टेक ए कप ऑफ कॉफी, आओ एक कप कॉफी पीते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर भी लेटस आ रहा है, की बार में वी शुड नहीं करूंगा। कहीं पर भी जब फर्स्ट पर्सन नहीं है, ये भी थर्ड पर्सन है और ये भी थर्ड पर्सन है, अन्य कोई भी है। फर्स्ट पर्सन कल बताएं आप लोगों को पहली क्लास में, आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन होता है, बाकी जो बच गए वो सारे के सारे थर्ड पर्सन होते हैं। तो ये आ जाएगा क्या, सी। कई के बच्चे बोलते हैं सर हमें प्रपोज अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा आप समझो, जो ऑप्शन में उसको अच्छा लगना है, ठीक है ना। कंजक्शन यहाँ पे आ जाएगा दैट, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे दे शुड टेक ए कप ऑफ कॉफी। ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और स्टूडेंट ये थे अपने इंपेरेटिव, सारे आपके समझ में आ गए होंगे अच्छे से। इंपेरेटिव वाक्य डिस्कस किए।
अब आपको एक शानदार और जानदार वाक्य बताने वाला हूं, और वो आपका है चौथा वाक्य आता है। नंबर 1 था असर्टिव, कल करवाया था। नंबर 2 इंटरोगेटिव, कल करवाया था। और नंबर 3, ठीक है ना, लिखा नहीं क्या आप लोगों ने? नंबर 3 आपका इंपेरेटिव, और नंबर 4 आप लोगों का वाक्य है, उसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये वाला वाक्य आ जाता है। पहली बात, कैसे वाक्य होंगे, क्या इसमें सेंस रहेंगे, कैसे ये स्टार्ट होंगे, क्या इनके रूल्स होंगे, क्या इनके एग्जाम्पल्स होंगे, इस विषय में बात करते हैं। तो लाइट चली गई क्या? कितनी देर बैकअप है? ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दें, आज आप लोग इतना ही करें इंपेरेटिव तक, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव एक क्लास पूरा लग जाएगा, और थोड़ा बरसात हो रहा है, लाइट इश्यू है, तो बाद में हम लोग अपलोड कर देंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सारे बच्चे सब्सक्राइब करें, आगे से आगे चैनल को बढ़ाएं। थैंक यू, जय हिंद।